नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी घरेलू हिंसा। कहीं आप भी तो घरेलू हिंसा की शिकार नहीं हैं या के शिकार नहीं हैं। ये महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम जो अपराधी हैं, जो लोग ये कृत्य करते हैं, उनको हम कैसे पहचान पाएँ। और आइए आज हम फिर से बातचीत करते हैं डॉक्टर सुरेखा जी से। डॉक्टर सुरेखा जी नमस्कार। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम कैसे पहचानें कि जो इंसान जिस इंसान के साथ हम हैं, वो कभी हिंसात्मक हो सकता है। हिंसात्मक थोड़ा बहुत कटु शब्द है हिंदी में। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हिंसा की शुरुआत हमने पिछले उसमें बात कर ही हमने किया ही था। तो ये सबको पता है कि हम किस रूप में हिंसा को मान रहे हैं। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे हम पहचान पाएँ अपराधियों को। नमस्ते अंजना जी, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को उठाने के लिए। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि हमने ये श्रृंखला बनाई ही इसीलिए है, ताकि हम इस समस्या के हर पहलू पे थोड़ा अलग-अलग तरीके से गौर कर सकें। तो पहली चीज़ तो जैसे आपने कहा हिंसा, हिंसा शब्द अपने में एक दर्द लेकर आता है। जब आप कहते हो कोई हिंसा कर रहा था, तो वो हिंसा किसी के ऊपर की जा रही है। हुँ, तो हिंसा जो डब्ल्यूएचओ की परिभाषा है डोमेस्टिक वायलेंस की या पारिवारिक हिंसा की, उसके अंदर सिर्फ हाथ उठाना ही नहीं है। हाँ, मानसिक तंत्रणा, आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनना, आपके भले में आपका साथ ना देना हुँ, और एक सामाजिक परिवेश में आपकी इज्जत ना रख पाना, इन सब को भी डब्ल्यूएचओ हिंसा की कैटेगरी में ही डालता है। डोमेस्टिक वायलेंस में किसी भी तरह का मान भंग डोमेस्टिक जी, वायलेंस। क्योंकि वो अब मानसिक अगर हिंसा हो गई एक तरह से क्योंकि वो देखा जाए। मानसिक हिंसा होगी, बिल्कुल सही। जो जो ये करते हैं, थोड़ा-सा इनके बारे में अगर हम समझें, तो शायद हम इन्हें और जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। हुँ, ज़्यादातर ये वो बच्चे होते हैं, जिन्हें खुद बचपन में बहुत हिंसा मिली होती। तो ये कहीं न कहीं सीख जाते हैं कि हिंसा ठीक है, या हिंसा से बच्चे पालना, हिंसा से अपना काम करवाना, आवाज़ उठा के अपना काम करवाना, ये सब चीज़ें सामान्य हैं। हमने कुछ असामान्य कहाँ कहा? हमने क्या किया ऐसा? ये तो नॉर्मल है। तो हुँ, जो नॉर्मल की परिभाषा होती है, वो ऐसे लोगों की सोच में थोड़ी विकृत होती है, थोड़ी-सी डिफ़ॉर्म्ड होती है। हुँ, दूसरा ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद बचपन में या किसी एक समय में बहुत निग्लेक्ट, बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण बचपन बिताया होता है। तो वायलेंस और हिंसा एक किस्म का एक अट्रैक्शन टूल बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कोई ज़ोर से बोलता है, हम कहते हैं चल बोल रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दे। लेकिन अगर कभी कोई मारे, तो अचानक से सबकी सेंसेस खड़ी हो जाती है, अटेंशन उनके ऊपर चली जाती है एंड यही वो चाह रहे होते हैं। हुँ, अब हुँ, इन दोनों चीज़ों को अगर हम अपने इस टॉपिक से अटैच करें, तो जिसके ऊपर हिंसा हो रही है, अगर उसको बहुत शुरू में ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, तो हुँ, शायद वो अपनी मदद कर पाएँ। एंड यहाँ पे मैं क्लियरली कहना चाहूँगी कि हिंसा करने वाला हमेशा मर्द होगा, ये सही नहीं है। हिंसा दोनों ही जेंडर्स करते हैं। हिंसा दोनों ही लोग एक-दूसरे के ऊपर इतनी कर सकते हैं कि वो दूसरे को इस कगार पे ला सकते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। हुँ, तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हिंसा शुरुआत होगी, जहाँ से वो शुरुआत है, एक डिसबैलेंस गुस्से की। बड़े छोटी-सी कोई बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाना कि आपको लगे कि यार इतनी तो बात ही नहीं हुई थी जितना कि गुस्सा आया था। हुँ,
क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि जो रिस्पॉन्स है वो बहुत भयंकर है, बहुत भयानक हो सकता है। दूसरी चीज, ऐसे लोग ज्यादातर आपकी किसी भी ना को ना स्वीकार नहीं सोचते। हाँ, वो ना स्वीकार को नहीं ये करते। सोचते हैं कि मेरा मेरा मान भंग किया। वह स्वयं मान भंग करने की फीलिंग से ग्रस्त होते हैं, और इसीलिए वो आपका मान भंग बहुत छोटी सी बात पे भी कर सकते हैं। तो जो भी स्पाउस, अभी ये देखे कि बड़ी छोटी सी बात पे इतना बड़ा कलेश हो गया, बहुत ही कोई छोटी सी बात जिसको बैठ के सुलझाया जा सकता था, उसको सुलझाने की बजाय उसका बवाल मचा देना। एंड तो कहते ना कि कितनी भी लंबी जर्नी हो, शुरू तो पहले कदम से होती है। लेकिन सुरेखा जी, आपने कहा कि 2 किस्म के इंसान हो सकते हैं, या तो उनको पहले घर में ऐसा अनुभव मिला हो, दूसरी चीज़ वो हीन भावना से ग्रस्त होंगे, तब वो ऐसा करते हैं। अब आपने कहा कि किसी का कोई स्पाउस, अब मान लीजिए मेरी शादी हुई और मैं एक नई बहू बन के कहीं पहुँची और मेरा हस्बैंड ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उस नई लड़की के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे अपने आप को मतलब सँभाल सकती है और अपने आप को मजबूत दिखा सकती है कि यहीं तक, इसके ऊपर नहीं। वहाँ आप क्या नई होता है, लड़की को हाँ, मैं अपनाती हैं या बिल्कुल नई इसी पॉइंट पे, बात। हाँ, बिल्कुल इसी पॉइंट से शुरू कर रही थी कि कोई भी लंबी से लंबी जर्नी हो, वो शुरू पहले कदम से होती है। हुँ, तो हिंसा करने वाला भी किसी पहली बार, जब कोई कितनी भी नई लड़की हो, कितनी भी नई शादी हो, चाहे कुछ घंटों पुरानी शादी क्यों ना हो, कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, और उसको ये आभास हो कि यहाँ पे मामला कुछ जल्दी गर्म हो जाता है, हुँ, यहाँ पे कुछ मतलब कहीं पे कहते हैं ना, एक चाणक्य का एक दोहा है ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते। हर जगह एक्सेस इज ऑलवेज अवॉइडेबल। तो हुँ, जब आपको पहली बार, जब आपको ये एहसास हो कि ये कुछ रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ रहा है, इतनी जरूरत नहीं थी, इतना गुस्से की जरूरत नहीं थी, तो हुँ। उस चीज को नोट जरूर करें। लेकिन वो एक कैसे चीज, अपने पार्टनर से बोलें? जब वो बोलने की नए तो बहुत बात की बात आएगी, पहले होता है खुद को बचाना। पार्टनर को बोलने का मतलब तो इलाज करना है, पार्टनर को बोलने का मतलब तो इलाज करना है, इलाज तो बाद में आएगा, पहले डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि इन चीजों को थोड़ी समझदारी से और सहजता से हुँ, नोटिस जरूर करें कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है। हुँ, और एक बार आपको ये ऑब्जर्वेशन आ जाए, तो हम सबके पास बहुत विवेक होता है, उस विवेक से धीरे से ये समझने की कोशिश करें कि इस समय अगर आपके सामने से कोई भागता हुआ सांड आ रहा हो, तो आप सांड को बैठ के थोड़ी समझाओगे कि नहीं देख तू ऐसे मत कर, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने लाल कपड़ा पहना था। लेकिन आपको इस कहावत के सामने से हट जाए, इस वक्त जाने दे, बाद में जब अपने आप रुक जाएगा तो ठीक होगी। तो ऐसे ही सांड सुनने में बड़ा विकट शब्द लगता है, लेकिन ये ट्रूथ है कि अगर कुत्ता आपके सामने से भागता हुआ आ जाए, तो हमारी नानी कहती थी भागना नहीं चाहिए, चुपचाप खड़े हो जाओ, वो साइड से निकल जाएगा। तो ये जो चुपचाप खड़े होना है, ये इन रिलेशन में ये है कि आप ऑब्जर्व जरूर करें, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपने विश्वस्त लोगों से थोड़ा थोड़ा उनको जरूर उनको आभास दें कि मुझे लगता है इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हुँ, ताकि आपके आसपास के लोगों में थोड़ा सा ये फीलिंग हो कि हाँ। दूसरी चीज जो कि मैं सब लोगों को सिखाती हूँ, जिस वक्त एक गुस्सा कर रहा हो, उसी वक्त अपनी बात मत रखिए, कोशिश करिए उस समय आप सिर्फ उनकी बात सुन लीजिए। कई बार केवल सुन लेने से वो वो उनका समझ गुस्सा उस जाते हैं। चरम सीमा को पकड़ता ही नहीं है, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। उनको तो एक एक उस गुस्से को निकालने के लिए, उस बचपन की चिंगारी की फ्रस्ट्रेशन को ज़रूरत है। निकालने के लिए, हाँ, उनको हुँ, एक जरिया, आपने बिल्कुल सही शब्द, वो एक जरिया चाहिए। उन्हें तो हुँ, चाहिए कि आप जवाब दो और फिर वो हाथ उठाने का मौका लगे। अक्सर सोचिए, मेरी इतने सालों की काउंसलिंग में जब जब कोई मारने वाला, मारने वाली, जब उनको मैं सामने बैठा के पूछती हूँ कि तुमने उस दिन क्यों मारा, हुँ। आप ये समझिए 9 आउट ऑफ 10 लोग क्या जवाब देते हैं, ये जवाब इतना दे कि रही वो थी।
हाँ, प्रोवोक किया, हाँ, इसने बोला इतना, बताया, सुनती तो है ही नहीं, बोलती है तो फिर और क्या करता। मेरे पास एक लेडी आया करती थी, उनके हस्बैंड ने मुझे काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया और वो कहते थे कि घर इतना गंदा पड़ा रहता है, घर के अंदर कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं, घर के बर्तन नहीं धुले होते, मैं ऑफिस से जाता हूँ, मुझे खाना पूरा नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन मैं बोल दूं उस दिन रात भर रोती है, रात भर कलेश करती है, फोन उठा उठा के अपने सारे रिश्तेदारों को बता देती है कि इन्होंने मेरे को इतना डांटा, आज तो मैं अपने कपड़े फाड़ के गिरने वाली। ये भी हिंसा है। और ये जो महाशय थे, ये किसी को नहीं बता पाते थे। यही मैं इसलिए मैं बार बार अपनी सारी टॉक्स में बोल रही हूँ कि मैंने बहुत पीड़ित मर्द भी देखे हैं। जी, जी, इसलिए हम लोग हमेशा कह रहे हैं कि इसके हाँ, शिकार महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। दोनों हैं। हाँ, और और कई, इसीलिए आपका ये मंच बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इस मंच पे किसी दिन किसी तौर ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक महिला मंच है, बिल्कुल ये नहीं, एक मानसिक बस हम दो परेशानियों महिलाएं का मंच है। बातचीत कर रहे हैं हाँ, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई जगह कि पुरुष भी उतने ही ग्रस्त हैं इन सब चीजों से जितनी महिलाएं हैं। और होता क्या है ना कि आजकल आजकल के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया बड़ी छोटी होती जा रही है, इंडिविजुअली कनेक्टिविटी बढ़ गई है कि आप यहाँ से बैठ के लंदन बात कर सकते हैं, लेकिन वैसे इतनी छोटी होगी कि एक ड्राइंग रूम में पति पत्नी बैठ के आपस में बात नहीं कर पाते, या बच्चों के साथ माँ बाप का बात करना नहीं है। तो कम्युनिकेशन इतनी कमजोर है उस हिसाब से कि इंसान पीड़ित होने के बाद दूसरे को बता नहीं पाता। तो इस टॉपिक से संबंधित ये पहली चीज, कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के, आप जिसको आप बहुत ट्रस्ट करती हो, तो जरूर एक फीलर देके रखिए कि भाई गुस्सा बहुत आता है। दूसरी चीज, कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या केपेबल हैं, उस वक्त कोशिश करके धीरे से अपने आप को संभालिए कि उस समय आपको जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपके हर जवाब को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और जब वो कंट्रोल उसको चाहे तो फिर वो आवाज से मिले, नहीं तो फिर वो सांस से मिले। तो दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज, ये इंसान हमेशा वो होते हैं जिनके लिए उनका स्पाउस एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिफाइंग पीपल बोलते हैं। कोई जैसे लोग बड़ी सुंदर बीवियां लेकर आते हैं, और वो जो बीवी है वो एक नुमाइश की चीज भी है, राइट? ये इतनी खूबसूरत है लेकिन मेरे कंट्रोल में रहती है। वुमेन के लिए मैंने देखा है कि उनके लिए उनके पति की तनख्वाह या उनके पति का ओहदा एक नुमाइश की चीज बन जाता है, जबकि वो नहीं चाहते कि ये बताया जाए दुनिया को, कि कई बार कोई चीजें होती हैं जो कि कॉर्पोरेट के अनुसार नहीं बताई जानी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ अपना जानकर बताया और वो पत्नी ने उस चीज को बहुत बड़ा कर दिया। अरे मोदी साहब आने वाले, उनको पता था उनके ऑफिस में आने वाले, लेकिन ये एक सीक्रेट बात थी। उन्होंने कहा कि वो आएंगे, तो उन्होंने सब फ्रेंड्स को जाके बता दिया आज तो इनके ऑफिस में मोदी जी आएंगे। तो इस तरह की चीजें, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्पाउस के शांत मोमेंट में, जब आपको ये पता चल जाए कि ये बहुत उत्तेजित व्यक्ति हैं, तो आपको शांत समय में उनके साथ इस चीज को डायरेक्टली ना कह के ये जरूर बताना चाहिए कि आपके अंदर अच्छा क्या क्या है, ताकि उनके अंदर की जो हीन भावना है वो स्टिंग ही नहीं हो, वो उसको चोट ही नहीं लगे। जब उसको चोट नहीं लगेगी तो हिंसा की जो मात्रा है या हिंसा की जो डिग्री है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। एंड किसी क्वाइट मोमेंट, पहली बात तो कभी मुझे नहीं लगे कि कभी किसी के जीवन में यह मौका आए कि उनमें आपस में हिंसा हो, लेकिन अगर हिंसा हो गई, किसी ने किसी को थप्पड़ मार ही दिया, वो शुरुआत है, इसको हमें शुरुआत में ही खत्म करना होगा। वो टाइम है जिसमें आपको उस वक्त उस पॉइंट को निकाल दीजिए, उस समय को, उस क्षण को, और फिर ये जरूर कहें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नो गो। ये हिम्मत तो अंजना जी करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहावत है, अ क्राइंग बेबी गेट्स मिल्क।
अगर कोई अबला कितना भी अबला क्यों ना हो, अगर कोई इंसान, कोई आदमी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन कमजोर से कमजोर व्यक्ति खतरा बढ़ने पर अपनी जान बचाता है। अपने तो आत्मसम्मान को ना खोएं, क्योंकि एक हाँ, झापड़ पड़ना हाँ, आपका आत्मसम्मान खोना है, कि आप नहीं, एक अच्छे मोमेंट में अपने पति या पत्नी को या जो भी आपके निकटवर्ती लोग हैं उनको सराहें, क्योंकि अप्रिशिएट करना, सराहना लोगों को शायद सुधार सकता है और उनकी हीन भावना को मतलब उससे जो लोग पीड़ित हैं समझना उसको पड़ेगा आजाद। कि ये जो चिल्ला रहे हैं उनकी हीन भावना है, हम्म हम्म और अगर उस हीन भावना को हम और आप मिलके उठा सकेंगे हम्म, तो वो चिल्लाना खुद ब खुद कम हो जाएगा। वो उनके वो ये एक अलग, बिल्कुल ही अलग चैप्टर है कि जब ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली कलेश करते हैं या जो हिंसा करते हैं, वो बहुत सहानुभूति के पात्र होते हैं। जी जी जी। उनको अगर कुरेदा जाए, उनकी उनको अगर बहुत सरफेस ज्यादा को पैम्परिंग कुरेदा की जाए, जरूरत है। बहुत उनको बहुत प्रेम की जरूरत होती है जो उनको नहीं मिला होता। एंड क्योंकि वो उनको मिला नहीं होता, हम वही देते हैं जो हमें मिलता है। उनके उन्हें वो हिसाब मिला नहीं से होता। नहीं मिला होता है सुरेखा जी। कभी कभी मैं खुद कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि बिल्कुल एक समान जिनकी परवरिश की गई हो तो भी वो अपने भाई बहनों से हट के होते हैं, और हाँ, प्रेम समान मिला लेकिन शायद उनकी जरूरतें उससे पूरी नहीं हो पाई, या कोई एक तो और। वो है, और अंजना जी, जो जीवन है ना वो बहुत विशाल है और जी विस्तृत है। जी तो आपको एक हो गया कि अपब्रिंगिंग में कितना प्रेम मिला, दूसरा है कि आपके बचपने के आपके दोस्त, आपके जी। आसपास के लोगों दोस्त, के साथ आप आपके साथ ऐसा हॉस्टल में क्या गए, किया। हाँ आप हॉस्टल में गए, वहां आपके साथ क्या हुआ, तो इसलिए हम कुछ भी। लेकिन ये समझना होगा कि कोई कहीं पे एक ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा जिसने उनके आत्मसम्मान को तहस नहस करके रख दिया, और उस दिन से बाद वो वापस ही नहीं आ पाए। क्योंकि आप ये समझिए कि काउंसलिंग में जब कोई ऐसा व्यक्ति आमने सामने होता है जिसने मारा होता है या जिसने कुछ ऐसा किया होता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जब वो उस वाले लम्हे से निकल जाता है ना, तो उसको बहुत आत्मग्लानि होती है, और लेकिन वो क्योंकि किसी से वो कह आत्मग्लानि नहीं को कह सकता। नहीं सकता, और वो उसको और मारती है अंदर अंदर। और वो जितना उससे भागने की कोशिश करता है, करती है, वो उतना और ज्यादा अग्रेशन में आ जाती है। तो ऐसे लोग जो सुन रहे हैं हमें आज, मान हाँ, लीजिए कोई ऐसा भी होगा जो सुन रहा होगा जिसको हमेशा गुस्सा करना और फिर वो आत्मग्लानि का होना, इन चीजों से जो उभर नहीं पा रहा, वो क्या कर सकता है? उसका गुस्सा शायद बरसों पुराना है, लेकिन अब वो इस गुस्से से निकलना चाह रहा है, तो वो इंसान क्या कर सकता है? उसको आप क्या सलाह देंगी? बहुत आसान है। सबसे पहली चीज है कि हम सब रामायण पढ़ते हैं, हमने लक्ष्मण रेखा नाम का एक शब्द सुना होगा। हम्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाके हम सब अपनी लक्ष्मण रेखा खुद निर्धारित करते हैं। हम्म आपको कितना भी गुस्सा आए, आप कितना भी आपको लगे कि मैं बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, लेकिन अपनी लक्ष्मण रेखा अपने दिमाग में कि आज से मैंने अपने आप को बदलने का, खुद को प्यार करने का, मैंने ये मुहिम आज से शुरू करी। तो दूसरा एक तो बहुत निश्चित बाद में आता है, हम्म, वाटर शेड हम लोग बोलते हैं इसको अपनी काउंसलिंग में कि एक वाटर शेड है, इस शेड के बाद तुम्हारा अपने आप में ही एक नया जन्म हो सकता है, पहली चीज। दूसरी मान चीज, कोशिश करें कि थोड़ी दिन, एक दो दिन कहीं दूर रहकर अपने आप को ध्यान से देखने की कोशिश करें, बड़ी ईमानदारी से अपने बारे में सोचें, हम्म, और वो लेकिन मुझे ईमानदारी तो में खुद पता को है नंगा ना। देखना होगा। हाँ, खुद को लेकिन नंगा मुझे, देखना होगा कि मेरे को क्या है, मुझे क्या हुआ। हाँ मुझे तो पता है ना कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं पा रही हूँ। तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपने कहा कि मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच दूं, हाँ। और वो लक्ष्मण रेखा कहाँ तक हो सकती है, कैसे हो? मान लीजिए किसी को पता ही नहीं हो कि वो लक्ष्मण रेखा मैं खींचूं कैसे, वो तो अचानक से गुस्सा मेरे ऊपर भूत सवार हो जाता है उस गुस्से हाँ, का। तो ये कुछ ऐसा है कि आप जब करारी करारी रोटी खाती हैं तो उसके पहले आटा गूंथती है ना, आटा हाँ गूंथते समय तो हाथ गंदे होते हैं,
तो इसी पे मैं आ रही थी कि आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन, आपको उस जो गिल्ट आप कुछ भी करने के बाद महसूस करते हो, वही गिल्ट दरवाजा है एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। जिसके अंदर रिग्रेट नहीं होता, जिसके अंदर गिल्ट नहीं होता, उसको पहले वो रिग्रेट महसूस होना चाहिए, तब वो जाके इम्प्रूवमेंट करेगा। तो जैसे ही आपको खुद में लगे कि ये मैंने गलत किया, मैं ये नहीं करना चाह रहा था, पता नहीं कैसे हो गया, वहां से शुरू होती है इस सवाल का उत्तर जो आप पूछ रही हैं। ओके, तो क्या ये मुझे अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं गुस्सा नहीं करना चाह रही थी लेकिन आ गया गुस्सा, ऐसा कुछ कहना चाहिए वो या तब नहीं कहना तक नहीं करना चाहिए जब तक आप ईमानदारी से इस चीज को ना करें। लोग अक्सर इस स्टेटमेंट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसी पे मैं आना चाह रही थी। और वो जो वो पार्टनर रोज होता है रोज वो वो, बात। हाँ, वो सोचता है कि बस अब दुनिया बदल गई, उसके गार्ड्स डाउन हो जाते हैं और फिर अगला इंसिडेंट होता है। तो दूसरे, दैट्स व्हाई आई सेड, दूसरा इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस जर्नी में तो सबसे पहले और सबसे आखिरी यात्री आप खुद हो। और ये जो आप जर्नी करोगे भी, ये आप इसलिए मत करो क्योंकि मैंने अपने स्पाउस को मारा इसलिए मुझे सुधरना है। मैंने किसी को भी मारा और किसी को भी मारना सही नहीं है। मेरे को इसलिए अपने आप से सवाल करना है कि क्यों, क्या मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, दोनों तरह से। तो उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। पहली चीज, इसी में ना काउंसलिंग हेल्प करती है। जब हम लोगों के साथ बैठते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, अच्छा आपका बचपन कैसा था, आपको आपका स्कूलिंग कहाँ हुई, आपका कॉलेज कैसा था, आपके फ्रेंड्स कितने थे। अपने आप धीरे 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 एक कहानी के पन्नों की तरह निकलते चले आते हैं फैक्ट्स। और मैंने तो बहुत बार देखा अंजना जी कि जब हम बात करना शुरू करते हैं ना, तो अक्सर मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता। वो यादें होती हैं जो उन्होंने दबा के, हाँ, उन्होंने दबा के रखी होती है, वो बड़ी अच्छी यादें नहीं होती। लेकिन वो आप तक पहुंचे तब तो। जिन लोगों को गुस्सा आता है, मैं जानती हूँ करीब से कि वो इन चीजों के लिए तैयार ही नहीं होंगे कभी कि वो आपसे काउंसलिंग लें। तो यहाँ तक काउंसलिंग तो बहुत बड़ा शब्द है, काउंसलिंग तो बहुत बड़ा शब्द है। अगर वो आपके जैसे ये जो हम लेक्चर्स ये कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यूज कर रहे हैं, अगर इनमें भी थोड़ा बहुत कान में आते जाते भी पढ़ने लगे ना, तो वो भी काम करेगा। सिर्फ एक सवाल जिस दिन दिमाग में आ गया कि ये जो कर रहा हूँ, ये आत्मा हमेशा बहुत सच्ची होती है, बड़ी सुथरी होती है आत्मा हर एक इंसान की। आत्मा का और तो मेन आत्मा, गुण ही यही है ना, प्योर और होना ही आत्मा आत्मा का प्रेम गुण चाहती है। जी। और जब मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी तो वो उस क्षण मुझे प्रेम नहीं कर सकता। ये हर इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस से जानता है। मारने वाला भी जानता है कि मैं मार रहा हूं, इसके बाद मेरी पत्नी या मेरे पति मुझे वैसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। वो रोक, बस ये है कि वो रोक नहीं पाता अपने आप को, और यही हमें सीखना होगा। सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छे से आज हमें बताया। एक तरफ तो वो है जो हिंसा का शिकार है, दूसरी तरफ वो भी है जो हिंसा करता है लेकिन उसको भी मदद की जरूरत है। तो अगर आप लोग मदद चाहते हैं और सुरेखा जी से चाहते हैं या हमारी और जो काउंसलर हैं उनसे चाहते हैं, तो आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। न्यू2 ऐप पे कुछ सुविधाएं मौजूद भी हैं, आप जाके देख सकते हैं और डायरेक्ट सुरेखा जी से संपर्क कर सकते हैं। और आज की बात को हम लोग यहीं खत्म करते हैं सुरेखा जी, समाप्त करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। और अगली बार इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए फिर से इसी इसी सब्जेक्ट पे हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हैं अभी। बहुत अच्छा है। और अगर दर्शकों के पास भी सवाल हो, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मेरे पास आना जरूरी नहीं है, किसी काउंसलर के पास जाना जरूरी नहीं है। अपने नजदीक जाइए, अपने आप को टटोलिए, अपने आप से बातें कीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएंगे, आपका अपना जीवन सुखी होगा। बिल्कुल जाइए, और बड़ा कोई मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल। जिस दिन हम रिफ्लेक्शन करना सीख जाएँगे अपने आप पे, उस दिन अच्छा हो उस जाएगा। दिन हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हर तरह के काउंसलिंग में बस यही एक कहा जाता जो मेन है। सत्य है वो यही है, चाहे वो इंटरकल्चरल ट्रेनिंग हो जो मैं करती हूँ, चाहे आप जैसे काउंसलिंग हो, हर का मेन सत्य तो यही है, अपने आप पे रिफ्लेक्शन करना। जिस दिन हम ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए। धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा जी। फिर अगले थैंक यू हफ्ते सो फिर से मच। मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते।